बनारस की पतली गलियों में बारिश के बाद गीली जमीन से मिट्टी की सौंधी खुशबू उठ रही थी। गंगा किनारे 80 घाट पर भीड़ में एक लड़की अनिका भीगी चुनरी समेटते हुए आरती में शामिल हो रही थी। अचानक भीड़ में उसे हल्की सी टक्कर लगी। माफ कीजिए, एक गंभीर आवाज कानों में पड़ी। अनिका ने मुड़कर देखा। एक अनजाना लड़का, भीगे बाल, गहरे भूरे आंखें और चेहरे पर गम का साया लिए खड़ा था। वो था रुद्र। कुछ पल के लिए समय थम गया। कोई बात नहीं, अनिका मुस्कुराई और आगे बढ़ गई, लेकिन मन में कहीं कुछ हलचल सी हो गई थी। अगली बार वह उसे एक किताबों के मेले में मिली। रुद्र शांत किंतु पैनी दृष्टि से किताबें देख रहा था। अनिका के हाथ में भी वही किताब थी, रूमी की कविताएं। आपको भी सूफी कविताएं पसंद हैं? रुद्र ने पहली बार सहज होकर पूछा। हां, अनिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि उनमें दर्द भी है और उम्मीद भी। दोनों हंसे। बातों का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। रुद्र और अनिका अक्सर गंगा किनारे मिलते, किताबों पर चर्चा करते, पुराने गीत गुनगुनाते। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें दिन का सबसे प्यारा हिस्सा बन गई। परंतु अनिका ने कई बार महसूस किया, रुद्र का चेहरा अचानक उदास हो जाता। कभी वह दूर देखने लगता, जैसे किसी अदृश्य डर से लड़ रहा हो। एक दिन जब दोनों घाट पर बैठे थे और सूरज डूब रहा था, रुद्र बोला, अगर कभी मैं गायब हो जाऊं तो मुझसे सवाल मत करना अनिका, वादा करो। अनिका ने हंसते हुए कहा, पागल हो क्या, ऐसे कौन बात करता है? लेकिन रुद्र की आंखों में कोई ऐसा दर्द था जिसे अनिका समझ नहीं सकी। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी गंगा के पानी में उतर आई थी। रुद्र ने अनिका का हाथ थामा, हल्के से कांपते हुए। अनिका, शायद मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही अपना दिल दे दिया था। उसकी आवाज में सच्चाई थी, जो किसी भी छल से परे थी। अनिका की आंखें भर आईं। उसने भी रुद्र के सीने से लगकर कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं रुद्र। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। उस रात बनारस की हवाओं में उनके वादों की खुशबू घुल गई थी। लेकिन किसे पता था, किस्मत चुपचाप अपने खेल बुन रही थी। रुद्र ने अनिका से कभी अपने परिवार, अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह बस इतना कहता, जो कुछ भी है उसे जानने से तुम्हें दुख होगा। अनिका सोचती, शायद कोई टूटी हुई कहानी होगी, कोई पुरानी चोट। पर एक दिन गलती से अनिका ने रुद्र का मोबाइल देखा। एक अनजान नंबर से आए मैसेज थे, धमकियां, चेतावनियां। तुम गवाही दोगे तो तुम्हें और तुम्हारे करीबियों को नहीं छोड़ा जाएगा। अनिका का दिल धक से रह गया। रुद्र कौन था? किस मुसीबत में था? उसने उस रात रुद्र से सवाल करना चाहा, लेकिन रुद्र ने उसे बाहों में भरकर कहा, भरोसा रखो मुझ पर अनिका, बस भरोसा। एक सुबह जब अनिका घाट पर पहुंची, उसे वहां एक लिफाफा मिला। रुद्र की लिखावट में, अनिका, तुम्हारे बिना जीना शायद सबसे कठिन होगा, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर रहना ही तुम्हारी सलामती के लिए जरूरी है। मुझे माफ कर देना। तुम्हारा हमेशा का रुद्र। अनिका पागलों की तरह उसे ढूंढती रही। घाट, गलियां, पुस्तकालय, कैफे, जहां जहां उन्होंने यादें बनाई थीं। लेकिन रुद्र जैसे हवा में घुल गया था। वक्त बीतता गया। अनिका ने खुद को पढ़ाई और समाज सेवा में झोंक दिया, पर रुद्र की यादें उसकी रूह में बसी थीं। रातों को चुपचाप रोना, गंगा किनारे बैठकर घंटों उसे पुकारना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। कभी कभी वो महसूस करती, कोई छाया उसे देख रही है। कभी हवाओं में रुद्र की खुशबू महसूस होती। लेकिन यह सब क्या था? बस उसका वहम। 2 साल बाद एक दिन उसे एक समाजसेवी अस्पताल में बुलाया गया, एक बीमार बच्चे अंश की देखभाल के लिए। अंश की गहरी आंखों में वही दर्द था, वही मासूमियत जो रुद्र की आंखों में थी। डॉक्टर ने बताया, बच्चे के पिता एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने देश के सबसे खतरनाक गैंग के खिलाफ गवाही दी थी, पर अफसोस, उन्हें मार दिया गया। जब अनिका ने कागजों पर पिता का नाम पढ़ा, उसकी दुनिया थम गई। रुद्र सेन। रुद्र जानता था कि उसका अतीत उसे चैन से जीने नहीं देगा। वह अनिका को बचाना चाहता था, इसलिए चला गया। अपनी जान देकर भी उसने अपने प्यार को बचा लिया। अब अंश ही रुद्र की आखिरी निशानी था।
अनिका ने बिना एक पल गंवाए अंश को गोद ले लिया। अब वह सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, वह एक मां बन चुकी थी। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अंश को वह प्यार देना जो रुद्र कभी न दे सका। रोज शाम को अनिका अंश को लेकर गंगा किनारे जाती, बैठकर दूर आसमान को देखती और बुदबुदाती, मैंने तुम्हें खोया नहीं रुद्र, तुम अब भी मेरे साथ हो, मेरी सांसों में, मेरी दुआओं में, मेरे अंश में। गंगा की लहरों पर रुद्र की मुस्कुराहट तैरती थी। अंश अब 17 साल का हो चुका था, तेज, होशियार, पर भीतर से बेहद संवेदनशील। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब स्कूल में देशभक्ति के गीत गूंजते, अंश की आंखें नम हो जाती। उसे कभी अनिका ने अपने पिता के बारे में खुलकर नहीं बताया था, बस यही कहा था, तुम्हारे पापा एक सच्चे हीरो थे जिन्होंने तुम्हारे लिए और हम सबके लिए अपनी जान दी। पर अंश के दिल में एक खालीपन था। क्यों? कैसे? किसके खिलाफ? इन सवालों के जवाब अभी भी धुंध में थे। एक दिन अंश को अनजाने में एक पुरानी अलमारी से कुछ फाइलें मिली। रुद्रसेन के नाम के दस्तावेज, पुलिस रिपोर्ट्स, एक गवाही की कॉपी और एक फोटो जिसमें रुद्र एक गैंगस्टर के साथ छुपे कैमरे में बात कर रहा था। अंश को समझ में आया, उसके पिता कोई साधारण आदमी नहीं थे। वो एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने देश के सबसे खतरनाक माफिया सिंडिकेट के खिलाफ सबूत जुटाए थे, लेकिन वो खुद भी खतरे में थे। अंश का दिल भर आया। उसने पहली बार महसूस किया, उसका खून किसी कायर का नहीं बल्कि एक सच्चे योद्धा का था। कई बार अंश के मन में आया वह उन दोषियों से बदला ले, लेकिन अनिका ने उसे सिखाया था, सच्चा इंसाफ बदला नहीं होता, सम्मान होता है। अपने पापा के सपनों को पूरा करना, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंश ने फैसला कर लिया, वह कानून की पढ़ाई करेगा। वह उन गुमनाम नायकों के लिए लड़ेगा जो बिना किसी शोर शराबे के देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। अंश ने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई आसान नहीं थी, सिस्टम भ्रष्ट था। कई बार उसे डराया गया, धमकाया गया। तेरे बाप का अंजाम देखा है बेटा, किसी ने दीवार पर लिखा था। पर अंश रुका नहीं। रुद्र का खून उसकी रगों में था, उसका हौसला लहरों से भी ज्यादा मजबूत था। रात रात जागकर पढ़ाई करना, पार्ट टाइम काम करके फीस भरना और हर सुबह मां अनिका के पैर छूकर आशीर्वाद लेना, यही उसकी दिनचर्या थी। 5 साल बाद अंश एक यंग वकील बन चुका था। उसने फैसला किया, वह अपने पिता रुद्रसेन के केस को फिर से खोलेगा। वह साबित करेगा कि रुद्रसेन कोई भगोड़ा नहीं बल्कि एक शहीद था जिसने देशभक्ति की मिसाल कायम की थी। केस लंबा चला, गवाह डरे हुए थे, प्रमाण मिटाए जा चुके थे, लेकिन अंश ने हार नहीं मानी। उसने वो पुरानी फाइलें, गुप्त रिकॉर्डिंग्स और मीडिया रिपोर्ट्स इकट्ठी की जो अब भी कहीं कहीं बची थीं। अंततः अदालत ने फैसला सुनाया, स्वर्गीय रुद्रसेन को मरणोपरांत वीरता सम्मान प्रदान किया जाता है। वे देश की सेवा करते हुए शहीद हुए थे। पूरा कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा। अनिका की आंखों से आंसू झर रहे थे, गर्व के आंसू। अंश ने आसमान की तरफ देखा। वह जानता था आज उसका पिता मुस्कुरा रहा था। उस दिन गंगा किनारे अनिका और अंश साथ बैठे थे। चुपचाप बहती लहरों के बीच अंश ने मां का हाथ थामा। मां, आपने ही मुझे कभी हारना नहीं सिखाया था, अब वह अधूरा नहीं रहेगा। अनिका ने बेटे के माथे को चूमा। उसकी आंखों में संतोष था। दूर आसमान में बादलों के बीच से चांद झांक रहा था, जैसे कोई पुरानी आत्मा कह रही हो, मेरा अधूरा प्यार अब पूरा हुआ। कहते हैं कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी हो जाती है। रुद्र और अनिका की प्रेम कहानी जो वक्त के हाथों अधूरी रह गई थी, अब अंश के सपनों में जी रही थी। कभी कभी जीतने के लिए तलवार नहीं बल्कि हौसला चाहिए होता है, और अंश ने यह साबित कर दिया था। पिता रुद्रसेन को न्याय दिलाने के बाद अंश का मन खाली नहीं था, बल्कि अब एक नई आग उसके भीतर धधक रही थी। पापा ने देश के लिए जान दी थी, अंश सोचता, अब मेरी बारी है। उसने वकालत की डिग्री तो पूरी कर ली थी, लेकिन उसके भीतर का योद्धा अब चुप नहीं बैठ सकता था। अंश ने एक साहसिक फैसला किया, अंडरकवर स्पेशल एजेंसी की चयन परीक्षा देने का। आईएसए की परीक्षा आम नहीं थी, यह देश के सबसे खुफिया, सबसे जोखिम भरे मिशनों के लिए सैनिक चुनती थी। अंश ने अपने नाम के साथ एक वादा जोड़ लिया था,
अपने पापा का सपना पूरा करने का वादा। 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग, सुबह 4 बजे से दौड़, दिन भर फिजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक चुनौतियां और रात भर सैद्धांतिक पढ़ाई। कई बार शरीर जवाब दे देता, लेकिन अंश की आंखों में रुद्र का मुस्कुराता चेहरा उसे हर बार उठाता था। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। अंश का नाम चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। अंश को उसका पहला मिशन मिला, मिशन कंचनजंगा, एक खतरनाक ड्रग सिंडिकेट जो सीमा पार से देश में नशे की खेप भेज रहा था, उसे बेनकाब करना था। लेकिन इस मिशन में एक बड़ा ट्विस्ट था। इस बार वह अपने असली नाम से नहीं जाएगा। वह बन गया अर्जुन शर्मा, एक काल्पनिक पहचान। मां अनिका ने उसे गले लगाया और कहा, इस बार भी किसी अधूरी दास्तां की इजाजत नहीं दूंगी। जिंदा लौटना बेटा। अंश ने वादा किया, इस बार कहानी पूरी होगी मां। उत्तर पूर्वी भारत के घने जंगल, ठंडी हवाएं और अजनबी चेहरे, यही अंश का नया घर था। वह एक छोटे गांव में स्कूल टीचर बनकर घुसा। धीरे धीरे स्थानीय लोगों का विश्वास जीता। पर असली मकसद था ड्रग लॉर्ड राजा देवगिरी तक पहुंचना। खतरा हर पल उसके आसपास था। एक रात उसे एक गुप्त सुरंग का पता चला, जहां से नशे की खेप आती थी। अंश ने अपने हेडक्वार्टर को संदेश भेजा। सिंडिकेट का मुख्य अड्डा मिला, कार्रवाई के लिए तैयार। पर तभी देवगिरी के आदमियों ने शक कर लिया। अंश को पकड़ लिया गया। अंश को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। मारपीट, धमकियां, जान से मारने की कोशिशें, सब कुछ सहना पड़ा। लेकिन उसके होंठों पर एक ही बात थी, मैं हार नहीं मानूंगा। एक रात भारी बारिश में, जब पहरेदार नशे में धुत थे, अंश ने एक लोहे की छड़ से ताला तोड़ दिया। वह जंगलों में दौड़ता रहा, गोलीबारी के बीच। शरीर जख्मी था, लेकिन आत्मा आग की तरह जल रही थी। अंततः उसे भारतीय सेना की टीम ने रिसीव किया और कुछ ही घंटों में पूरे ड्रग रैकेट पर धावा बोल दिया गया। राजा देवगिरी समेत पूरा गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने बाद दिल्ली के इंडिया गेट पर एक भव्य समारोह हुआ। अंश को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। पूरा देश तालियों से गूंज उठा। जब अंश मंच पर गया तो सबसे आगे बैठी उसकी मां को देखा, जिसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। माइक्रोफोन पर अंश ने कहा, यह पुरस्कार मेरा नहीं, उन अनगिनत हीरोज का है जो नाम और निशान के बिना देश के लिए मर मिटते हैं। और यह समर्पित है एक नाम के लिए, रुद्र सेन, जिसने मुझे सिखाया कि अधूरी कहानियां भी मुकम्मल हो सकती हैं। पूरा इंडिया गेट गूंज उठा, भारत माता की जय। अब अंश एक अंडरकवर एजेंट भी था और अपने पिता की विरासत का रक्षक भी। गंगा के किनारे बैठते हुए वह अक्सर सोचता, जिन्होंने अधूरी दास्तानें छोड़ी थीं, मैं उन्हें पूरा करने आया हूं, और जब तक सांसें चलेंगी ये सफर रुकेगा नहीं। बनारस की हवाओं में एक बार फिर रुद्र की मुस्कान घुल गई थी, और इस बार कहानी सचमुच मुकम्मल हो गई थी।